कभी सोचा है एक विशाल साम्राज्य से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना? ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। आज हम उस लंबे उतार चढ़ाव भरे सफर को देखेंगे जिसने भारत को ब्रिटिश राज से आजाद कराकर एक गणतंत्र बनाया। तो ये कहानी शुरू होती है 1857 से। ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, ये एक ऐसा भूचाल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इस एक घटना ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत पर राज करने का उनका पूरा तरीका ही गलत था। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले विद्रोह के बाद क्राउन का सीधा शासन, फिर सरकार में भारतीयों की पहली आवाज, उसके बाद एक जिम्मेदार सरकार की तरफ बढ़ते कदम और आखिर में आजादी और बंटवारे की कहानी। 1857 के विद्रोह की आग बुझने के बाद उसकी राख से एक नया सिस्टम पैदा हुआ। अंग्रेजों को एक बात साफ समझ आ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापारियों की एक कंपनी थी, वो इतने बड़े देश को नहीं चला सकती। अब वक्त था कि ब्रिटिश क्राउन यानी कि रानी सीधे कमान संभाले। और ये बदलाव बहुत बड़ा था। 1858 के एक्ट ने रातों रात सब कुछ बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म और ब्रिटिश क्राउन सीधे इंचार्ज। जो पद पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, वो अब वाइसरॉय बन गया, मतलब रानी का सीधा प्रतिनिधि। और तो और लंदन में एक नया पावरफुल पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव। तो असल में हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास बन गई और भारत पर सारा कंट्रोल सीधे लंदन शिफ्ट हो गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नए पद का मतलब था कि भारत के मामले अब सीधे ब्रिटिश संसद में उठाए जाएंगे। ये भारत के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था। अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ डर दिखाकर हमेशा के लिए राज नहीं किया जा सकता। एक और 1857 जैसा विद्रोह रोकने के लिए उन्हें भारतीयों को सिस्टम का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। यह कोई दरियादिली नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। और यहीं से शुरू हुई भारतीयों को सरकार में आवाज देने की बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया। ये जो सहयोग शब्द है ना, इसका मतलब कोई असली पार्टनरशिप नहीं था। यह असल में एक सेफ्टी वॉल्व बनाने जैसा था। सोचिए, एक प्रेशर कुकर की तरह। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारतीयों को अपनी बात कहने का एक मंच दे दिया जाए तो उनका गुस्सा सड़कों पर नहीं उतरेगा। ये कंट्रोल में रखकर भागीदारी देने का एक तरीका था। तो इस दिशा में पहला कदम बहुत ही छोटा था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 वफादार भारतीयों को अपनी काउंसिल में नॉमिनेट किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें जनता ने नहीं चुना था, इन्हें अंग्रेजों ने चुना था। यह असल में ताकत देने की बजाय बस एक दिखावे जैसा था। और तरक्की की रफ्तार बहुत ही धीमी। सिर्फ नॉमिनेट होने से लेकर बजट पर सवाल पूछने का हक मिलने में, वो भी बिना वोटिंग के हक के, पूरे 30 साल लग गए। और लगभग आधी सदी के बाद 1909 में जाकर काउंसिल का साइज 16 से 60 हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदलाव कितनी धीमी गति से आ रहा था। लेकिन 1909 के एक्ट में एक टाइम बॉम्ब छिपा हुआ था। वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसी चीज थी जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहली बार भारतीयों को धर्म के आधार पर राजनीतिक रूप से बांट किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सच में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए था, या फिर फूट डालो और राज करो की एक गहरी चाल थी। इस पॉलिसी के पीछे जो शख्स था वो था लॉर्ड मिंटो, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए इस बंटवारे से जुड़ गया। उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा जाता है, एक ऐसा टाइटल जो दशकों बाद होने वाले देश के बंटवारे के बीज बोने की तरफ इशारा करता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और हवा बदल रही थी। भारत में राष्ट्रवाद की मांगें तेज हो रही थीं। इसके जवाब में अंग्रेजों ने एक नया शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी उत्तरदायी सरकार। पर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सरकार के कुछ हिस्से अब लंदन को नहीं, बल्कि भारत के लोगों को जवाब देंगे। ये स्वशासन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। हुआ ये कि 1917 में जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने भारतीय सैनिकों के बलिदान को देखते हुए भारत में एक जिम्मेदार सरकार बनाने का वादा किया। और यही वादा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में सामने आया। यह भारत के लिए एक नया, बहुत ही पेचीदा और विवादित ब्लूप्रिंट था। चलिए इस द्वैध शासन के पेचीदा सिस्टम को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपको कार चलाने के लिए दे दी गई है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक किसी और के हाथ में है। बस यही था द्वैध शासन। भारतीयों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स दे दिए गए, लेकिन असली ताकत जैसे कि पैसा और पुलिस, वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के तौर पर अब भी अंग्रेजों के ही पास थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जो फेल होने के लिए ही बना था। तो इस एक्ट में कुछ अच्छी बातें भी थीं और कुछ बहुत बुरी भी। अच्छी बात यह थी कि इसने केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की शुरुआत की, जो आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसी है। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए, पब्लिक सर्विस कमीशन की नींव रखी गई। लेकिन बुरी बात यह थी कि इसने सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस को भी अलग निर्वाचक मंडल देकर बंटवारे की खाई को और गहरा कर दिया। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे अहम कानून पर जो आज के आधुनिक भारत की नींव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सिर्फ एक और कानून नहीं था, ये एक पूरा का पूरा संविधान जैसा था। सच तो यह है कि आजाद भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे इसी डॉक्यूमेंट से लिया गया है।
आज हम जिन बड़े बड़े संस्थानों को देखते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूपीएससी और हमारा सुप्रीम कोर्ट, इन सब की जड़ें इसी 1935 के एक्ट में हैं। इसने प्रांतों को काफी आजादी दी और भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की नींव रखी। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा। दशकों के संघर्ष और कानूनी सुधारों के बाद भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन यह आजादी एक बहुत बड़ी कीमत पर मिलने वाली थी, बंटवारे की कीमत पर। 1947 में तो जैसे इतिहास ने रफ्तार पकड़ ली थी। फरवरी में अंग्रेजों ने ऐलान किया कि वो जा रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में वाइसरॉय माउंटबैटन ने बंटवारे का प्लान तैयार कर लिया, और इससे पहले कि कोई इसके नतीजों को ठीक से समझ पाता, 15 अगस्त आ गया। एक देश 2 टुकड़ों में बंट गया। इस आजादी के कानून ने ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया। भारत एक आजाद मुल्क बन गया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर दी। 500 से ज्यादा रियासतों को अचानक आजाद छोड़ दिया गया। उनके पास 3 ऑप्शन थे: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या आजाद रहें। यह एक ऐसा फैसला था जो नए बने देशों को कई टुकड़ों में तोड़ सकता था। एक अजीब ऐतिहासिक विडंबना देखिए। भारत के आखिरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये एक तरह से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, और माउंटबैटन ने ही जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। एक नए युग की शुरुआत हुई। उस मुश्किल दौर में संविधान सभा एक साथ 2 काम कर रही थी। उसका मुख्य काम तो भारत का नया संविधान बनाना था, लेकिन साथ ही वो देश की पहली संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। मतलब वो एक ही समय पर देश की नींव भी रख रही थी और सरकार भी चला रही थी। तो इस पूरे सफर के अंत में हम एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ रह जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन सभी कानूनी सुधारों ने भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। लेकिन क्या इन्हीं सुधारों ने अनजाने में बंटवारे के बीज भी बो दिए? क्या फूट डालो और राज करो की नीति ही आज़ादी की असली कीमत बनी? ये एक ऐसी विरासत है जिसके साथ भारत और पाकिस्तान आज भी जी रहे हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के फैसलों के नतीजे कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं।